नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग ADO का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें ये प्रैक्टिस सेट 18 है। अब दो और बचा है KGS का 19 और 20। चलते हैं हम लोग 18 का प्रश्न नंबर पहला पे। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत ने विदेशी सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है। यानी सितवे बंदरगाह कहाँ पड़ता है, श्रीलंका में, बांग्लादेश में या म्यांमार में। तो सितवे बंदरगाह जिसको संचालित करने का अधिकार भारत हासिल किया है, यह म्यांमार में पड़ता है। यानी सी हमारा राइट आंसर है। दो में कह रहा है कि निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है। इसको ऐसे करिएगा, ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि सबसे जो इधर हो ईस्ट में और फिर उसके बाद वेस्ट में। तो कोटा कहाँ पड़ता है, तो ये राजस्थान में पड़ता है। नामरूप तो असम में पड़ता है। ओबरा ये यूपी में पड़ता है और परीक्षा भी यूपी में पड़ता है। तो सबसे पहले कौन आता है, असम आएगा स्टेट में। तो सबसे पहले तो 2 होना चाहिए, उसके बाद 3 और 4 आएगा, 3 और 4, और उसके बाद कोटा राजस्थान, तो 1 आएगा। तो किस ऑप्शन में हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी हो जाएगा। 2 3 4 1, सी हमारा राइट आंसर है। थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड में कह रहा है कि भारत के में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार या नन ऑफ द एबव। तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ उत्पादन किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका उड़ीसा में। तो इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। उड़ीसा में कहाँ होता है, तो काला हांडी में सबसे ज़्यादा होता है। और बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल विद्युत का नुकसान है। तो ए में है कि ऊर्जा का एक अस्थिर स्रोत है, ये तो सही है। बी में है कि वे वनों की कटाई का कारण बनते हैं और वन्य जीवों को प्रभावित करते हैं। तो कटाई कभी कभी बनते हैं और वन्य जीव तो प्रभावित होंगे ही होंगे, वन्य जीव, या क्योंकि वे हानिकारक उत्सर्जन का कारण बनते हैं। तो ये भी सही माना है और ये भी माना है। इसका राइट आंसर डी बुक में दिया हुआ है, एक से अधिक। हानिकारक उत्सर्जन तो करते ही हैं और कभी कभी वन्य जीव और वन भी काटा जाता है इसको लगाने के लिए। यानी डी हमारा राइट आंसर होगा। 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को मृदा पलवार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ये है कि नंगी जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकना, यही कहलाता है मृदा पलवार। 6 नंबर है कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा कितना से कम होता है, तो वहाँ 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, उसी को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। 7 है कि सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में परसेंटेज के घटते क्रम में रखे गए राज्यों का सही क्रम को पहचानिए। इसका राइट आंसर वर्तमान में सी होगा कि पंजाब में सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि है, उसके बाद हरियाणा में है, फिर यूपी में है, फिर आंध्र प्रदेश में है। इस समय जो बुक में दिया हुआ है बी आंसर दे दिया है, क्योंकि वो PYQ के अनुसार दे दिया है। इसका वर्तमान में सी होगा। 8 है कि पल्ली सासल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। तो 8 नंबर का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, केरल में स्थित है। 9 नंबर पे चलते हैं। 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों या यूटी में से किस में जुआरी नदी प्रवाहित होती है। तो जुआरी नदी कहाँ से बहती है, तो ये गोवा से बहती है। गोवा की सबसे बड़ी नदी है जुआरी नदी। 10 में है कि भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है। ए में है यूपी, बी में है असम, सी में है उड़ीसा, डी में है मदुरई। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका बी नंबर। ये असम से सबसे लंबी नदी पर बना हुआ पुल है असम में। असम में कौन सा है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु, या इसी को कहा जाता है ढोला सादिया पुल। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका, ये तो असम में हो गया। इसके साथ ही इसमें और देख सकते हैं कि पहला तो है कि भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु है, जो कि भारत के सबसे लंबा पुल है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। साथ ही इसमें यह भी है कि यह पुल ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर बना हुआ है। तो ये आपका असम सही है। 11 नंबर पर चलते हैं। 11 कह रहा है कि निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है, नॉर्थ से साउथ की ओर बताना है। सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण की ओर कौन कौन है। तो 11 का आपका ए हो जाएगा कि सबसे ऊपर में हिमालय है, उसके बाद फिर विंध्यन पर्वत है, फिर सतपुरा है, फिर नीलगिरी है। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। 12 नंबर पर चलते हैं। 12 में एक तरफ दर्रा दिया हुआ है, दूसरे तरफ स्टेट से मिलान पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो जिला जम्मू कश्मीर, ये तो सुमेलित है, ये जम्मू और लद्दाख में पड़ता है। सिपकिला उत्तर प्रदेश नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला सिक्किम, तो ये भी सही है। यांगला हिमाचल प्रदेश, तो ये गलत है। यांगला पड़ता है आपका उत्तराखंड में। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो हो जाएगा आपका बी और डी, यानी डी हमारा राइट आंसर होगा।
13 नंबर कह रहा है कि भूटान में स्थित स्थल का कितना % भाग हिमनदों से आच्छादित है, तो लगभग 3% भाग है जो स्थल हिमनदों से आच्छादित है। 14 है कि वनांचल राज्य है, तो झारखंड का एक नया नाम नहीं कह सकते हैं, झारखंड का ही नाम है वनांचल राज्य। 15 है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है, तो राज्य चुनाव आयोग से संबंध है आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसी द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें कि राज्य चुनाव आयोग को भी एक नियुक्त किया गया, जो कि आपका पंचायत और नगर निगम का चुनावों का संचालन करवाती है। तो इसका ए राइट आंसर होगा। 16 में है कि राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है, तो संवैधानिक विफलता होने के बाद राज्यपाल के सहयोग से आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा। 17 है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ए में है सुकुमार सेन, बी में है BN राव, सी में है BK कृष्ण मेनन, डी में है एक से अधिक। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। 18 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन से प्रावधान भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्रता हेतु पाए जाते हैं, तो ए में कह रहा है कि इसमें संवैधानिक चुनौतियां होना, बी में कह रहा है कि इस न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं और वे पदावकाश ग्रहण करने उपरांत वकालत नहीं कर सकते हैं, सी में है कि अपने न्यायिक व्यवहार के प्रति दुष्ट आलोचना से मुक्त होना, और डी में है एक से अधिक। तो इसमें क्या होगा, कह रहा है कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता हेतु पाए जाते हैं, इसमें संवैधानिक चुनौतियां होना, तो ये भी होगा। बी में है कि न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं और वे पदावकाश ग्रहण करने उपरांत वकालत नहीं कर सकते हैं, ये भी इनको स्वतंत्रता देती है। और सी है कि अपने न्यायिक व्यवहार के प्रति दुष्ट आलोचना से मुक्त होना। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक, यानी डी राइट आंसर है। 90 नंबर पे चलते हैं। 19 में कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था, ए में है RC दत्त, बी में है दादा भाई नौरोजी, सी में है MN राय, डी में है गोपाल कृष्ण गोखले। तो प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किया था आपके दादा भाई नौरोजी में। इसमें देख सकते हैं कि जैसे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने कब किए थे, तो 1867 से 68 के बीच किए थे, और इसने 67-68 में ही प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था, तो 20 रुपये पहली बार। और ये भी कहा था कि वहीं वैज्ञानिक तरीके से अगर पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर BK राव। और अभी वर्तमान में कौन जारी करता है राष्ट्रीय आय का आंकड़ा, तो NSO करता है, जो कि 2019 में बना था किसके मिलके, CSO प्लस NSSO मिलके NSO बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। अगर वैज्ञानिक तरीके से पूछेगा तो BK राव हो जाएगा। 21 पे चलते हैं। 20 नंबर पे 20 कह रहा है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, समाजवादी, गांधीवादी, मिश्रित या स्वतंत्र। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में है मिश्रित, जहाँ की समाजवादी और निजी दोनों व्याप्त होता है। इसमें क्या होता है, टोटल 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होता है। पहला तो हो जाता है आपका पूंजीवादी। पूंजीवादी में क्या होता है कि जैसे अर्थव्यवस्था जो कि अमेरिका वगैरह में, जहाँ की निजी व्यक्तियों के हाथ में ये रहता है, स्वामित्व रहता है। और एक होता है आपका समाजवादी में सारा स्वामित्व किसके पास रहता है, तो सरकार के पास रहता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो समाजवादी मिलता है आपका रूस में। और भारत में मिश्रित है, जहाँ की पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण है। तो ऐसा ही होता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये फ्रांस में भी पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी। 21 पे चलते हैं। 21 कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। ए में है मार्शल, बी में है पीगू, सी में है रॉबिन्स, डी में है डच देवराज। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा मार्शल की। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जो है मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। 22 है कि इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था। ए में है तिलका मांझी, बी में है कान्हू मुर्मू, सी में है CR दास, डी में है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, CR दास। CR दास एक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन ये क्या आपका जनजातीय नायक नहीं थे। जनजातीय में तिलका मांझी आ जाते हैं, सिद्धू कान्हू चांद भैरव ये सब आ जाएगा। उसके साथ ही आपका आ जाएगा बिरसा मुंडा वगैरह, ये सब जनजातीय थे। जबकि CR दास क्या थे, इनका फुल फॉर्म हो गया चितरंजन दास। तो ये ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले एक राजनीतिज्ञ, पत्रकार, वकील एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर, जिसमें कि आप ये भी देख सकते हैं इसमें क्या बता रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना की तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू और कान्हू मुर्मू, जतरा भगत आदि ब्रिटिश विरुद्ध लड़ने वाले जनजातीय नायक थे।
इसका सी हो जाएगा। 23 कह रहा है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा। ए में है राजा महेंद्र प्रताप, बी में है रास बिहारी बोस, सी में है सुभाष चंद्र बोस, डी में है एक से अधिक। तो 23 का आपका हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस क्या थे, आज़ाद हिंद फौज सरकार का स्थापना करते हैं आपका सिंगापुर में देश के बाहर रहते हुए, और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन भी करते हैं। तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस 1943 में, और वहीं से दिल्ली चलो का नारा भी देते हैं। 24 पे चलते हैं। 24 कह रहा है कि विभाजन के विरुद्ध की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा किसने की थी। ए में है सर स्टेफर्ड क्रिस, बी में है पैथिक लॉरेंस, सी में है माउंटबेटन, डी में है एक से अधिक। तो विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा किसने किया था, तो ये माउंटबेटन ने किया था। सी हमारा राइट आंसर होगा। 25 है कि साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, तो किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। 26 है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट यूरोपीय मिल बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था, तो ये मार्च 1918 में पारित हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, उसके बाद ही चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाया जाता है। इसके सदस्य महात्मा गांधी भी होते हैं, और ये मार्च 1918 में पारित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 27 है कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, भगत सिंह को फांसी, एक से अधिक। तो ये चौरी चौरा कांड होता है, उसी को हिमालय जैसी भूल कहते हैं। 5 फरवरी 1922 को होता है, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। 28 है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, डरबन से ट्रांसवाल तक, न्यूकैसल से डरबन तक, न्यूकैसल से ट्रांसवाल तक, डी में है एक से अधिक। तो ये बी हो जाएगा कि न्यूकैसल से डरबन तक की यात्रा कर रहे थे। सॉरी, ये न्यूकैसल नहीं, न्यूकैसल से ट्रांसवाल तक की यात्रा किए थे। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 कह रहा है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए। ए में है कि साइमन कमीशन के, भारत आगमन, बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, डी में है एक से अधिक। तो ये बंगाल विभाजन के बाद पहली बार स्वदेशी एवं बहिष्कार को अपनाया गया था। इसमें हो जाएगा बी। कब हुआ था बंगाल विभाजन, 1905 में। उस समय करजन ने किया था बंगाल का विभाजन। बाद में 1911 में एक हो जाता है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। 30 नंबर कह रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। ए में है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है सर सैयद अहमद खां, डी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 30 का आपका हो जाएगा सी, सर सैयद अहमद खां कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। 31 है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है। ए में है मंगल पांडे, बी में है भगत सिंह, सी में है चंद्रशेखर आजाद, डी में है नन ऑफ द एबव। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद माना जाता है आपका मंगल पांडे को। तो हमारा राइट आंसर 1A हो जाएगा। 32 है कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी या एक से अधिक। तो नव भारत का पैगंबर कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। 33 कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया, लॉर्ड मैकाले 1835, सर चार्ल्स वुड 1854, लॉर्ड क्लाइव 1857, लॉर्ड कर्जन 99। तो अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया था लॉर्ड मैकाले ने 1835 का जो लाया था एक्ट। तो इसमें हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। 34 है कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे। ए में है महात्मा गांधी, बी में है एनी बेसेंट, सी में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी में है एक से अधिक। तो न्यू इंडिया से संबंधित कौन थे, तो ये थे एनी बेसेंट। और महात्मा गांधी का क्या नाम था, तो इसका नाम था यंग इंडिया, यंग इंडिया। तो महात्मा गांधी हो जाएगा, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। 35 है कि द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, हार्डिंग, डलहौजी, एम हसर्ट या विलियम बेंटिंग। तो 35 का हो जाएगा आपका बी, लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध। 36 है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोपियों के नेतृत्व प्रदान किया। ए में है इंग्लैंड, बी में है फ्रांस, सी में है स्पेन, डी में है पुर्तगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगाल। 37 है कि मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था, कुरियर प्रणाली था या भोजन भंडारण की तकनीक था या कानून संहिता था या एक से अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कुरियर प्रणाली था, यम। याद रखिएगा, नया प्रश्न है। 38 है कि किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था। ए में है फर्रुखसियर, बी में है मोहम्मद शाह, सी में है जहांदार शाह, डी में है मुअज्जम। तो साहू को किसने मुक्त किया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मुअज्जम ने मुक्त किया था। 39 है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। चलते हैं ऑप्शन पे। पहला में कह रहा है कि नसीरुद्दीन महमूद, बी में है अली मर्दान,
सी में है एक से अधिक, डी में है नन ऑफ द एबव। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था, तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। उनका नियुक्त किया था, उसका नाम था मलिक जानी। ये भी PYQ पूछा हुआ है किसे नियुक्त किया था, तो इसका राइट आंसर मलिक जानी होगा, तो इसलिए नन ऑफ द एबव है। 40 नंबर कह रहा है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, नान्यदेव, नरसिंह देव, विजय देव या हरिदेव। तो संस्थापक पूछेगा तो नान्यदेव हो जाएगा, और अंतिम शासक पूछेगा तो हरिदेव हो जाएगा। ये राइट आंसर है। 41 है कि गुप्त बकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय या एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर डी, एक से अधिक। वैशेषिक, मीमांसा, न्याय सबका हुआ था। 42 है कि बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अजीबक या ब्राह्मण। तो ये दिया था आपको सी, राइट आंसर होगा अजीबक को। 43 है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, रामायण, ऋग्वेद, सामवेद या लघु सिद्धांत कौमुदी। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय लिया गया आपका ऋग्वेद से। 44 है कि प्राचीन काल में जोरवे संस्कृति का नाम किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य के नाम के स्थान पर रखा गया है जोरवे। 45 है कि बिहार को काट कर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है। तो ए में है कि राज्य विधानसभा में कानून को पारित करके, बी है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, सी है कि संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके, डी में है नन ऑफ द एबव। तो 45 को इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी की संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। तो इसमें राज्य विधानसभा द्वारा नहीं होता, ये संसद बनाती है। दो राज्यों के आदेश से, या जिस राज्य को बना के काट के बनाना है या जिसको बनना है, दोनों के सहमति से। 46 है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के किन जिलों का सही क्रम चुनिए। तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा आपका शहरीकरण पटना में है, उसके बाद आ जाएगा आपका मुंगेर में, फिर नालंदा में। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, सबसे ज़्यादा पटना में शहरीकरण है, इसके बाद मुंगेर में, इसके बाद नालंदा में। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है। तो ये में है कि विकसित फसल कैलेंडर के अनुसार फसलों की समय पर योजना के आधार पर फसल प्रणाली का परिचय। बी में है कि जल, पोषण और खरपतवार के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियाँ। सी में है कि उपलब्ध मिट्टी और जलवायु। तो इसका राइट आंसर डी दिया है, इसको अपने स्तर से देख लीजिएगा। 48 है कि बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, 2000 में, 1999 में, 2002 में या 2001 में। तो बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 में हुआ था। 49 है कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 243, 45, 40 या 46। विधानसभा में कितना है, 243। विधान परिषद में पूछेगा तो 75, लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16। 50 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विद्यानंद या एक से अधिक। तो असहयोग आंदोलन के दौरान किए थे स्वामी विद्यानंद ने अगुवाई बिहार में किसानों का। 51 है कि किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था, लोक संग्रह, द ब्रोकन विंग, इंडियन नेशन या निर्बल सेवक। ये 17वीं BPSC में पूछा था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, निर्बल सेवक। 52 कह रहा है कि पटना में स्थित राजभवन की आधारशिला 1913 में किस वायसराय ने रखी थी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय, वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन या वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रखी थी। 53 है, यहाँ से साइंस आ गया कि विद्युत धारा मापी जाती है, एनीमोमीटर, वोल्ट मीटर, माइक्रोमीटर या अमीटर। तो विद्युत धारा मापी जाती है आपका अमीटर से, तो राइट आंसर डी होगा। 54 पे चलते हैं। 54 कह रहा है कि एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वह है गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है रॉकेट गति का तीसरा नियम, यानी सी हमारा राइट आंसर होगा। 55 कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो यही हो जाएगा बी की उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। 56 कह रहा है कि ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। ए में है कि जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल बढ़ती है। तो ये सही है कि जैसे जैसे ठोस से गैस की अवस्था की ओर जाएंगे ध्वनि की चाल बढ़ेगी। नहीं, ये तो गलत दे दिया है, इसमें तो उल्टा होता है। बी में है कि ध्वनि, ये गलत है, ध्वनि ठोस से गैसीय अवस्था में जाएगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी नहीं घटेगी, सबसे ज़्यादा ठोस में होता है।
उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है और निर्वात से नहीं जाती है ध्वनि। बी में कि ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती। हाँ, तो ये तो सही है, तो सही पूछा था तो बी ही हो जाएगा। सी में कि ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है, तो नहीं, निर्वात में नहीं हो सकती है। डी में है कि ध्वनि की चाल उस माध्यम से गुणों पर निर्भर नहीं करती जिसमें से वह संचारित होती है, तो नहीं, ये भी गलत है, माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। 57 है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो ये कल बताया था कि थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। 58 है, इसका राइट आंसर क्या था, इसका ए हो जाएगा, विद्युत बल्ब का एडिशन। 58 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। ए में क्या हो जाएगा इसका, 58 का हो जाएगा आपका सी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। 59 का है कि गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बाष्पीकरण, संघनन, ओस गठन या द्रवण। तो गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में जाना वह संघनन कहलाता है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर कह रहा है कि नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर निम्नलिखित में से किसकी एक परत लेपित होती है। तो 60 का आपका हो जाएगा डी, टेफ्लॉन की लेपित होती है परत। 61 का है कि खाने का सोडा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने का सोडा आपका कहलाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी डी हमारा राइट आंसर होगा। 62 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। वनस्पति तेल, मोबिल तेल, किरोसिन तेल या कटिंग तेल। तो साबुन बनाने में आपका यूज होता है वनस्पति तेल का। 63 है कि गैस रिसाव का पता लगाने में इस्तेमाल कार्बनिक यौगिक है मीथेन, इथेन, इथाइल मरकैप्टन या ब्यूटेन। तो यही यूज किया जाता है, एथिल मरकैप्टन, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा, C2H5SH इसका फार्मूला होता है। 64 है कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, XY में पाया जाता है, XX और XY। 65 है कि पक्षी अपने वर्ज्य पदार्थ निकालते हैं अमोनिया के विलयन के रूप में, यूरिया के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में या गुआनिन के रूप में। तो 65 का हो जाएगा सी, यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं। 66 कह रहा है कि किसी द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। तो किसके एकत्रित होने पर थकान का अनुभव करती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के कारण एकत्रित होने पर। 67 है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में, ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, यानी राइट आंसर इस बी हो जाएगा, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। 68 है कि किस रक्त समूह का व्यक्ति दूसरे किसी भी रक्त समूह के व्यक्तियों का रक्त लेने की क्षमता रखता है। तो लेने की क्षमता ए रखता है, इसको कहा जाता है सर्वग्राही, और सर्वदाता ओ को कहा जाता है, जो कि सबको दे सकता है, इस सबसे ले सकता है। 69 पे चलते हैं। 69 कह रहा है कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। ए में कह रहा है, ए में है कि एसिडेस मच्छर, बी में है एनाफिलीज मच्छर, सी में है क्यूलेक्स मच्छर, डी में है सीसी मक्खी। तो मलेरिया फैलता है आपका एनाफिलीज मच्छर से। 70 में है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। तो दर किसमें अधिकतम होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लाल रंग में के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। 71 है कि प्राथमिक वनस्पतिक पोषक तत्व है। तो इसका राइट आंसर सी होगा कि फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, प्राथमिक वनस्पतिक पोषक तत्व है। 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है। तो एड्स क्या है, ये विषाणु जनित ही है, तो पहला ही हमारा राइट हो गया। 73 है कि एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत सी होगा कि घास का अध्ययन किया जाता है। 74 है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सेरेना विलियम्स को 2025 में सम्मानित किया गया है। 74 का आपका बी हो जाएगा कि प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स के लिए। 75 है कि IPL इतिहास में 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है। विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा या AB डिविलियर्स। तो 75 का आपका हो जाएगा रोहित शर्मा, सी हमारा राइट आंसर होगा। 76 है कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है। तो दूसरा था गोवा, पहला मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा। इसमें देख सकते हैं, पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा। 77 है कि हाल ही में मिजोरम में अफ्रीकन स्वाइडन फीवर ASF के प्रकोप के मुख्य रूप से कौन से जिले प्रभावित हुए हैं, जहां पिछले एक महीने में 3000 से अधिक सुअरों की मौत हुई है। 77 का हो जाएगा आपका बी कि सियाहा, लोंगतलाई, लुंगलई और मामित, बी राइट आंसर है। 78 है कि अमेजन के प्रोजेक्ट क्यूपर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जिसके तहत हाल ही में 27 सैटेलाइट का पहला बैच लॉन्च किया गया है। तो 78 का सी है कि विश्व भर में विशेष रूप से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना।
9 कह रहा है कि भारत द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि AI का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को संरक्षित करना, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। 80 नंबर पे चलते हैं। 80 नंबर कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंबई, भोपाल, इंदौर या अहमदाबाद? तो इसका राइट आंसर है इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। 81 है कि बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों को प्रति माह कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था की है? तो ये किया है 125 यूनिट। जो सबको देना है वह स्कूल में भी देगा 125 यूनिट। 82 है कि तेलंगाना सरकार ने किस उद्देश्य से कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो 82 का है आपका सी कि बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय गलियारों को कानूनी रूप से संरक्षित करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना, इसी के लिए आपका किया गया है कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। 83 है कि 2025 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो 83 का आपका हो जाएगा बी कि मारियांगेला हुनग्रिया को। 84 कह रहा है कि राजस्थान के किन दो आर्द्रभूमियों को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया है, जिससे भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 91 हो गई है? तो ये किया गया है खिंचन या फलोदी और मुनार उदयपुर में जो पड़ता है, तो इसी को किया गया है। अभी वर्तमान में तो 96 हो गए हैं। ये बिहार का टोटल कितना है? तो बिहार का 6 है, जो कि भारत में 3rd नंबर पे आता है। पहला था कांवर झील, इसको देख लीजिएगा। नागी नकटी हाल ही में गोगाविल बन गया है। 85 कह रहा है कि हाल ही में किन 3 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है, जिससे भारत के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी? तो इसका राइट आंसर 85 का हो जाएगा बी की MIL, AVNL और IOL, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, आर्म्स व्हीकल निगम लिमिटेड और म्यूनिशियंस इंडिया लिमिटेड। 86 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा डॉक्टर KB सुब्रमण्यम को IMF में उनके कार्यकारी निदेशन के पद से समय से पहले वापस बुलाने का संभावित कारण क्या था? तो इसका मेन रीजन था बी कि IMF के डेटा मानकों और आर्थिक आकलनों पर मतभेद, साथ ही हितों के टकराव की संभावना। 87 कह रहा है कि DRDO द्वारा विकसित स्ट्रैटो स्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण उड़ान कहाँ आयोजित किया गया? तो 87 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा कि श्योरपुर MP में आयोजित किया गया है। 88 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 4 करोड़ भूमि दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य था बी नंबर की भू धांधली पर अंकुश लगाना और पारदर्शिता बढ़ाना। 89 है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा शुरू किए गए PRAVAA प्रभा 2 पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसके उपयोग से अब सभी विनियमित संस्थानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर 89 का क्या हो जाएगा? 89 का आपका है सी नंबर की विभिन्न नियामक स्वीकृतियों, लाइसेंसों और अनुमोदनों के लिए एक एकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। 90 नंबर का है, इसका सी राइट आंसर है। 90 है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च के संदर्भ में भारत का स्थान क्या है? तो 90 का हो जाएगा आपका सी की 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश। 91 है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जैज संगीत को शांति, विविधता और संवाद के साथ वैश्विक माध्यम के रूप में बढ़ावा देना है? तो 91 का हो जाएगा आपका 30 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस था। सॉरी, हम इसको कुछ और पढ़ गए थे, इंटरनेशनल जैज डे 30 अप्रैल को मनाया जाता है। 92 है कि वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कितनी नर्सों को प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है 15 नर्सों को। 93 कह रहा है कि भारतीय सेना और मंगोलिया की सेना के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। मित्र शक्ति तो श्रीलंका के साथ होता है, युद्ध अभ्यास USA के साथ होता है, हैंड इन हैंड शायद चाइना के साथ होता है, इसको देखना पड़ेगा। 94 है कि भारत ने 2030 के लिए निर्धारित 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य किस वर्ष में ही हासिल कर लिया? ये हो जाएगा 2025 तक। 95 है कि भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव डिजिटल नोमैड विलेज के रूप में किस गांव को आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया है? तो 95 का आपका हो जाएगा सी याकटेन सिक्किम को। 96 का रहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर GSDP वर्तमान मूल्य पर कितनी रही है? तो ये 14.5% रही है, जो दूसरा स्थान है भारत में। 97 है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में कौन सी मानक रैंक दी गई है? तो इनको कौन सा रैंक दिया गया है? इसका होगा सी मानद लेफ्टिनेंट कर्नल। 98 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में स्थित
पंत वन्यजीव अभयारण्य को विकास और संरक्षण के लिए एक नई प्रबंधन योजना को मंजूरी दी गई है। तो ये कहाँ स्थित है? ये नालंदा में स्थित है, यानी ये हमारा राइट आंसर होगा। 99 है कि सितंबर 2025 में बिहार कैबिनेट ने किस ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण और विकास के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण को गठन की मंजूरी दी है? तो इसका हो जाएगा डी की रोहतासगढ़ किला को। 100 कह रहा है कि बिहार में पहली बार किस नगर निगम ने अपने क्षेत्र में कचरा प्रबंधन में सुधार के लिए जीरो वेस्ट वार्ड मॉडल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ए, पटना नगर निगम। इसका आप सब कंप्लीट हो गया। इसका यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसका पीडीएफ आपको ISPCS सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब 18 कंप्लीट आज हो गया, अब 19 और 20 बचा है, 2 और खत्म कर लेंगे, फिर एडुटेरिया को डेली कंटिन्यू करके ख़त्म कर लेंगे। धन्यवाद। कहीं कन्फ्यूजन हो तो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि सुधार किया जा सके।